जय हिंद। तो आज हम लोग जनहित याचिका के बारे में पढ़ेंगे। तो जनहित याचिका या लोकहितवाद, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनहित याचिका क्या है। तो देखिए, न्यायालय का सामान्य नियम यही है कि न्याय उसी को मिलेगा जो न्याय की मांग करे। मतलब न्याय के लिए जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, न्यायालय उसी को न्याय देगा। इसी को लोकस स्टैंडी का नियम कहते हैं। तो लोकस स्टैंडी का नियम ही प्रचलन में है कि न्याय उसी को मिलेगा जो न्याय पाने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर करे। ऐसी स्थिति में गरीबों, दलितों, महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता था, क्योंकि गरीब, दलित, महिला आर्थिक तंगी के कारण और दबंगों के डर के कारण न्यायालय में मुकदमा नहीं दायर कर पाते। तो ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही जनहित याचिकाओं का प्रचलन हुआ। तो यदि ऐसे लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय की सूचना कोई बाहरी व्यक्ति पोस्ट कार्ड के माध्यम से न्यायालय को दे दे, पोस्ट कार्ड के माध्यम से न्यायालय को दे दे, तो यही पोस्ट कार्ड याचिका बन जाएगा। ठीक है। इसका मतलब यह है, कहीं पर अन्याय, अत्याचार हो रहा है, इसकी सूचना कोई बाहरी व्यक्ति या कोई बाहरी संस्था न्यायालय को एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से दे दे, तो यही पोस्ट कार्ड याचिका बन जाएगा। ठीक है। और इसी याचिका को हम जनहित याचिका कहेंगे। समझ गए? याचिका का मतलब क्या है कि न्याय की याचना के लिए जो प्रार्थना पत्र आप देते हैं वही याचिका है। तो पोस्ट कार्ड ही याचिका बन जाएगा और इसी याचिका को जनहित याचिका कहेंगे। इस जनहित याचिका द्वारा जो मुकदमा दायर होगा वो लोकहितवाद कहलाएगा। वो मुकदमा लोकहितवाद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि देखिए, इसका नाम है जनहित याचिका। मतलब ये व्यक्तिगत हित के लिए दायर नहीं की जाएगी, ये जनहित या लोकहित के लिए दायर की जाएगी। इसलिए इसे जनहित याचिका कहा जाता है और दायर मुकदमे को लोकहितवाद कहा जाता है। तो हाँ, चलिए अब हम जनहित याचिकाओं की शुरुआत देखते हैं कि जनहित याचिकाओं की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, जनहित याचिकाओं के लिए प्रेरणा अमेरिका से मिली। अमेरिका में पहले से ही जनहित याचिकाएं प्रचलन में थी। जहां तक भारत में इसके प्रचलन की बात है, तो न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के प्रयासों से भारत में जनहित याचिकाओं का प्रचलन हुआ। ठीक, इसलिए हम जनहित याचिकाओं का जनक न्यायमूर्ति पीएन भगवती को मानेंगे। ठीक। और देखिए, जनहित याचिकाओं की शुरुआत वास्तव में कब से हुई? इन्हीं के प्रयासों से। यहां लिख लें, 1980 के दशक से शुरुआत हुई। 1980 के दशक से शुरुआत हुई। 1980 के दशक से शुरुआत हुई। किसके प्रयासों से? न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के प्रयासों से 1980 के दशक से इसकी शुरुआत हुई। अब देखिए, वैसे तो इसकी शुरुआत मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मुकदमे से हुई। यह मुकदमा 1976 में आया था। इसमें जनहित याचिकाओं का एक तरह से विचार आया। मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मुकदमा।
ठीक। लेकिन इसकी सही शुरुआत हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य से होती है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य से होती है। बिहार की जेलों में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। उसी अमानवीय व्यवहार के लिए यह याचिका दायर की गई थी। तो इसी दौरान इसकी सुनवाई पीएन भगवती ने की थी और यही वास्तव में जनहित याचिकाओं का सही कॉन्सेप्ट आया। फिर आगे चलकर एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स या एमसी मेहतावाद, इन सब मुकदमों में जनहित याचिका के विचार को विस्तार मिला। ठीक। तो आपको यहां इतना ही याद करना है कि प्रेरणा अमेरिका से मिली। भारत में इसकी शुरुआत पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर के प्रयासों से हुई। शुरुआत 1980 के दशक में हुई। इसका प्रथम विचार मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मुकदमे में मिलता है, लेकिन इसकी सही शुरुआत हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मुकदमे से होती है। इसका विस्तार एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स मुकदमे में इसको विस्तार मिलता है। अब देखिए इसकी शर्तें क्या हैं। जनहित याचिका की शर्तें कि जनहित याचिका के लिए पहली शर्त यही है कि मामला लोकहित का हो। याचिकाकर्ता का या उसके रिश्तेदार का व्यक्तिगत हित न हो मामले में। मतलब जिसने पोस्ट कार्ड के माध्यम से सूचना दी है या जिसने जनहित याचिका दायर की है, उसका मामले में कोई व्यक्तिगत हित ना हो, उसके रिश्तेदार का कोई व्यक्तिगत हित ना हो, और याचिका सद्भावनापूर्ण हो। सद्भावनापूर्ण का मतलब यह दुश्मनी साधने के लिए ना हो, प्रचार पाने के लिए ना हो। समझ गए कि आजकल जनहित याचिकाओं की सबसे बड़ी आलोचना यही की जाती है कि लोग दुश्मनी साधने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से याचिका दायर करवा देते हैं। प्रचार पाने के लिए याचिका दायर हो जाती है। तमाम संस्थाएं गठित हो गई हैं याचिका दायर करने के लिए। तो अगर दुश्मनी साधने के लिए या प्रचार पाने के लिए याचिका है, ऐसा संज्ञान न्यायालय को होता है, तो उसे असद्भावना पूर्ण घोषित कर देगा और उससे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई मामला है बहुत विलंब में जनहित याचिका दायर की जा रही है, तो इसे भी असद्भावना पूर्ण माना जाएगा। अब देखिए जनहित याचिकाओं का विषय क्या है। मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला हो, महिलाओं या दलितों पर अत्याचार का मुकदमा हो, भ्रष्टाचार का मुकदमा हो, पर्यावरण संकट का मुकदमा हो, या कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा हो जेलों में, तो ये सारे मुकदमे जनहित याचिका के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक। अब देखिए जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है, कहाँ दायर की जा सकती है। ठीक है, ये हम देखेंगे। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाएगी, किस न्यायालय में दायर की जाएगी, इसको देखते हैं। हाँ, तो किस न्यायालय में दायर की जा सकती है, किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। दायर देखिए, पहला है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में तो अक्सर पहले जनहित याचिकाओं से संबंधित विषय कौन होते थे, मौलिक अधिकार वगैरह, मानवाधिकार वगैरह, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में। दूसरा
उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, ठीक, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की जा सकती है। क्लियर? लोअर कोर्ट में नहीं, अधीनस्थ न्यायालय में नहीं। कुछ मामले हैं, उससे आपका मतलब नहीं है। कुछ मामले ऐसे हैं जहां अधीनस्थ न्यायालयों को भी अधिकार होता है जनहित याचिकाओं पर सुनवाई का, लेकिन उससे आपका मतलब नहीं है। आप केवल इतना जानिए, सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है कि इसका संवैधानिक अधिकार आधार क्या है। जनहित याचिका का आधार, जनहित याचिका का आधार, याचिका का आधार, आधार क्या है? आधार के बारे में ये कहा जाता है कि पहले जनहित याचिकाओं से संबंधित ज़्यादा मुकदमे मौलिक अधिकारों या मानवाधिकारों से संबंधित होते थे, तो इसलिए इसका आधार ठोक पीठ के आर्टिकल अनुच्छेद 32 को कहा जा सकता है। लेकिन यह मुख्य रूप से न्यायिक व्याख्या पर आधारित है या न्यायालय द्वारा गढ़ी हुई शब्दावली है, तो यह मुख्य रूप से न्यायिक व्याख्या पर आधारित, न्यायिक व्याख्या पर आधारित, व्याख्या पर आधारित, न्यायिक व्याख्या पर आधारित है, आधारित, ठीक, ये चीज है, आधार है, आधार हो गया। अब देखिए जनहित याचिका में एक चीज और देख सकते हैं, इससे लाभ क्या है? जनहित याचिका से लाभ है क्या है? लाभ ये है कि लाभ है? तो जनहित याचिका से संबंधित जो मुकदमे होते हैं, सरकार अपनी तरफ से वकील उपलब्ध कराती है, कोर्ट फीस भी नहीं देना पड़ता। तो एक तरह से इसका लाभ क्या हो गया? लाभ, इसका पहला लाभ तो यही हो गया, सर्वसुलभ और निःशुल्क न्याय मिल जाता है। तो सर्वसुलभ, सस्ता और शीघ्र न्याय, सर्वसुलभ, सस्ता और शीघ्र न्याय, शीघ्र न्याय मिल जाता है, न्याय मिल जाता है। दूसरा, गरीबों को न्याय, गरीबों को न्याय, जो असहाय हैं गरीबों को न्याय, गरीबों को न्याय। तीसरा देखिए कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय सरकार को, सरकार का मतलब कार्यपालिका और विधायिका को कुछ कर्तव्य पालन का आदेश भी देता है। ठीक है, इसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो एक तरह से जनहित याचिकाओं से न्यायिक सक्रियता का उदय हुआ है। ठीक है, न्यायालय सक्रिय हो गया है, यह निर्देश देने लगा है सरकार को विभिन्न कार्य करने के लिए। तो कार्यपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को, विधायिका को संवैधानिक दायरे में रहने के लिए बाध्य, संवैधानिक दायरे में रहने के लिए बाध्य करती है, दायरे में रहने के लिए बाध्य, के लिए बाध्य करती है, बाध्य करती है। और क्या करती है? दूसरा, हाँ, तो कार्यपालिका और विधायिका को, कार्यपालिका और विधायिका को
विधायिका को कर्तव्य पालन का निर्देश देती है। कर्तव्य पालन का निर्देश देती है, का निर्देश न्यायपालिका इसी के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका को कर्तव्य पालन का निर्देश देती है। ठीक है, और यहीं से न्यायिक सक्रियता की शुरुआत हो जाती है। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है? न्यायालय सक्रिय हो गया है कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ये बताता है कि 4 लेन के किनारे शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में दिवाली में पटाखा नहीं फूटना चाहिए, ये सारे निर्देश देता है न्यायालय। तो यही सब लाभ है। अब देखिए जनहित याचिकाओं से हानि क्या है? हानि, जनहित याचिकाओं से हानि देखेंगे। हानि, हानि पहली हानि है प्रचारवाद का माध्यम बन गई है। प्रचारवाद का माध्यम बन गई है। माध्यम, जनहित याचिका दायर करने के लिए तमाम संस्थाएं तक बन गई हैं, समझ रहे हैं? तो प्रचार पाने के लिए लोग जनहित याचिका दायर करते हैं। दूसरा व्यक्तिगत दुश्मनी साधने का, व्यक्तिगत दुश्मनी साधने का निर्देश, साधने का साधन बन गई है, का साधन भी बन गई है। तीसरा देखिए और क्या है कि तीसरी चीज ये है कि ये जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका को निर्देश देने लगा है कि ये काम करो, लॉकडाउन लगाओ। है, यूपी में लॉकडाउन का निर्देश दिया था हाईकोर्ट ने कि नहीं? तो लॉकडाउन लगाओ। तो ये लॉकडाउन लगाना है, ये सब क्या है? सरकार का काम है और न्यायपालिका इस तरह से निर्देश दे रही है। तो एक तरह से समानांतर सरकार, इससे समानांतर सरकार आ रही है न्यायपालिका के रूप में। तो न्यायपालिका अति सक्रियता दिखाने लगी है, जिससे संतुलन का न्यायपालिका इसके माध्यम से अति सक्रियता दिखाने लगी है। अति सक्रियता दिखाने लगी है, अपने अधिकार परिधि से जाकर, अधिकार परिधि से बाहर जाकर सरकार का काम करने लगी है। सरकार का काम करने लगी है। जिससे संविधान का संतुलन चक्र बिगड़ गया है। जबकि न्यायपालिका को संविधान का संतुलनकर्ता कहा जाता है, जिससे संविधान का संतुलन चक्र बिगड़ गया है। संविधान का संतुलन चक्र बिगड़ गया है। ठीक है, तो ये है। तो प्रचारवाद का माध्यम बन गई है, व्यक्तिगत दुश्मनी साधने का साधन बन गई है। न्यायपालिका इसके माध्यम से अति सक्रियता दिखाने लगी है। ठीक, अपने अधिकार परिधि से बाहर जाकर सरकार का काम करने लगी है, जिससे संविधान का संतुलन चक्र बिगड़ गया है। तो यही हानि है। तो यही रही जनहित याचिका। एक बार तेजी से दोहरा लीजिए
कि जनहित याचिका का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय की सूचना पोस्टकार्ड के माध्यम से न्यायालय को दे दे तो यही पोस्टकार्ड याचिका बन जाएगा और इससे जो मुकदमा दायर होगा वही लोकहितवाद कहलाएगा और इस याचिका को हम जनहित याचिका कहेंगे। अब जनहित याचिका की शुरुआत कहाँ से होती है? वैसे शुरुआत अमेरिका से होती है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर के प्रयासों से होती है। 80 के दशक से होती है। पहला विचार तो अब्दुल भाई मुकदमे में आता है, लेकिन इसकी सही शुरुआत तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज मुकदमे से होती है और इसके बाद तमाम और मुकदमे आते हैं। एसपी गुप्ता है, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स है, एमसी मेहताबाद है। इसमें जनहित याचिका को विस्तार मिलता है। अब जनहित याचिका का विषय क्या हो सकता है? मानवाधिकार से संबंधित विषय हो सकता है, पर्यावरण संकट से संबंधित विषय हो सकता है, दलित महिला उत्पीड़न से संबंधित विषय हो सकता है, भ्रष्टाचार से संबंधित विषय हो सकता है। ये सारे विषय हो सकते हैं। कहाँ दायर की जा सकती है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। और शर्तें क्या हैं? व्यक्तिगत हित ना हो, मामला सार्वजनिक हित का हो। ठीक है। याचिका असद्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए, वो सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए। जैसे प्रचार पाने के लिए, व्यक्तिगत दुश्मनी साधने के लिए नहीं दायर की जानी चाहिए, विलंब से दायर नहीं की जानी चाहिए। इसका आधार क्या है? तो हम अनुच्छेद 32 को मान सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य आधार न्यायिक व्याख्या है कि ये न्यायालय की शब्दावली है जनहित याचिका। अब देखिए इससे लाभ क्या है? लाभ ये है, गरीबों को सर्वसुलभ सस्ता न्याय मिल जाता है। और दूसरा, इसके माध्यम से सरकार को अपनी सीमा में रहने के लिए न्यायपालिका बाध्य करती है, सरकार को काम करने का आदेश भी देती है। हानि क्या है? प्रचारवाद बन गई है, व्यक्तिगत दुश्मनी साधने का साधन बन गई है और इसके माध्यम से न्यायालय अति सक्रियता दिखाने लगा है। वह कार्यपालिका विधायिका के कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगा है। इसलिए संविधान का संतुलन चक्र बिगड़ गया है और यह डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।